शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं आईएफपी एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान हैं और वक्ता के रूप में है डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज सर। सर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएचएमएस किया है और मेडिकल लॉ और एथिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। वह आयुष डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। वह सीसीएच की राजभाषा समिति और सीसीएच की शिक्षा में उत्कृष्टता समिति के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। वह हिमाचल प्रदेश की राज्य चिकित्सा परिषद होम्योपैथी में रजिस्ट्रार हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले मैं डॉक्टर सानी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस आपके डेली वेबिनार सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर पाऊं। और क्योंकि सभी मैं जितने भी अटेंड किए सेमिनार्स उसमें देखा सब लोग टेक्निकल और प्रोफेशनल क्लिनिकल केसेस ही प्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगा कि एक बीइंग रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल का मेंबर रहना और बीईआर आजकल बीईआरएच में ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के हैसियत से मुझे लगा कि मेरी ये एक इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक है, ज़रूरी कि सभी डॉक्टर्स को प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट्स और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानकारी हो। हालांकि ये एक बहुत हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसको एक सिलेबस के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि यूएसएमएलई का एग्ज़ाम होता है तो उसमें एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है एंड वो बहुत ज़रूरी है पास करने के लिए अगर आपको वहाँ एडमिशन्स लेनी है। क्योंकि आजकल मेडिको लीगल और एथिकल इश्यूज बहुत सामने आ रहे हैं और कोर्ट केसेस और लिटिगेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम ज़रूरी है कि हमारे सभी डॉक्टर्स इस मामले में सेंसिटाइज हों। तो मेरा आज का टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एंड कोड ऑफ एथिक्स। सबसे पहले मैं आपको आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ये तीन चीज़ें हैं, एक मॉरल्स, एथिक्स और लॉ। ये क्या है, ये आपस में कैसे रिलेट आप ये देख रहे हैं सामने वेंस डायग्राम में, ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरैक्ट करते हैं, कहीं बीच में लॉ और एथिक्स का आपस में इंटरेक्शन है, मॉरल्स और एथिक्स का है, मॉरल्स और लॉ का भी है और तीनों का भी आपस में है। सबसे पहले हम बात करें अगर मॉरल्स क्या होते हैं। मॉरल्स हैं हमारे, जैसे हमने बचपन में ही हमें कुछ नैतिक मूल्य सिखा दिए गए हैं एक इंडिविजुअल के तौर पर। एक जो मॉरल्स होते हैं वो इंडिविजुअल, अगर हम बात करें तो वो राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, सही और गलत की जो हमें जानकारी परिवार में मिलती है, माँ से मिलती है, स्कूल में मिलती है, समाज से मिलती है, उसके बारे में। ये जो भी चीज़ है ये हमारे लिए अपने लिए है। ये सोसाइटी के लिए इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, सोसाइटी के बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता है इसमें, ये हमारी अपनी मोरालिटी है। किसी चीज़ को हम सही मान सकते हैं, किसी को हम गलत मान सकते हैं। लेकिन जब हम एक ग्रुप में बिहेव करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रुप है, चाहे समाज का ग्रुप है, चाहे सोशल है, तो उसमें जब हम उन्हीं मॉरल्स को बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं तो वो एथिक्स बन जाते हैं। तो वेबस्टर डिक्शनरी, जैसे इसमें लिखा है, वेबस्टर डिक्शनरी जो डिफाइन करती है एक हमारा इंटरैक्टिव पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप में आपस में हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वही ग्रुप समाज में कैसे इंटरेक्ट करता है, उसको हम एथिक्स बोलते हैं। और जब ये एथिक्स आर बियॉन्ड लॉ। जरूरी नहीं है कि जो भी चीज़ एथिक्स में है वो लॉ में भी हो, और जो लॉ में है वो एथिक्स में भी हो। जब एथिक्स को हम एक जबरदस्ती या बाहर से कोई फोर्स के साथ हम जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जब उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो लॉ बन जाता है। सो बेसिकली जो मोरालिटी है वो हमारा पर्सनल बिहेवियर है, एथिक्स जो है वो हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर है, और लॉ जो है वो हमारा इन्फोर्स्ड गवर्नमेंट के द्वारा, बाहर से किसी फोर्स के द्वारा चलाया गया वो बिहेवियर है। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये सब एक ही लाइन पे चलते रहें। बहुत सारी चीज़ें एथिकली ठीक हो सकती हैं, वो लीगली गलत हो सकती हैं। कुछ चीज़ें लीगली सही होंगी, वो एथिकली गलत होंगी। कुछ मॉरली सही होंगी, तो एथिकली या लॉ के साथ भी उनका कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक
जैसे हम एक मॉरल मॉरल हमारा ये होता है, हमारा मोरालिटी हमें सिखाया गया किसी की आपने जान नहीं लेनी है, ठीक है। आपने किसी का जीवन हरना नहीं है, जीवन नहीं किसी को मारना नहीं है। लेकिन वही आदमी अपने इस मॉरल के साथ तो चलता है, लेकिन जब वो आर्मी में भर्ती हो जाता है, पुलिस में भर्ती हो जाता है, तो वो उसको दुश्मन को मारना पड़ता है, क्योंकि वो एथिकल बिहेवियर उसके उसको उसकी ड्यूटी है, उसका एथिक्स है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे ही अबॉर्शंस हैं। अबॉर्शंस मेरे कल्चरल बिलीफ मान सकते हैं कि अबॉर्शन करना मॉरल मान सकता है, मेरे एथिकल बिहेवियर मतलब मेरे कल्चरल बिलीव्स मान सकते हैं कि अबॉर्शन जो है वो गलत चीज़ है, लेकिन लॉ उसको परमिट करता है। तो यहाँ इस तरह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसमें कि हमें उसमें तालमेल बिठाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एथिक्स को खुद नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई फोर्स ऐसी आएगी कि जो वो उसको लॉ बना दिया जाएगा। तो हमारे अपने पास फिर जब एक बार लॉ बन गया तो उसमें आपको सजा मिलती है, उसमें आप फिर एक्शन हो सकता है, आपकी चॉइस नहीं रहती है। जब तक हम एथिक्स में हैं तो हमारे पास एक बीच का रास्ता होता है कि हम एथिक्स को लगा भी सकते हैं और उससे बचने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें तालमेल बिठाना है। तो इसलिए जो बॉडीज हैं हमारी, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका काम है, जो हमारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, एसोसिएशंस हैं, वो हर हर प्रोफेशन में तकरीबन एथिक्स आते ही हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, मैकेनिक्स भी हैं, उनके भी एथिक्स होंगे। उनका भी एक प्रिंसिपल रहता है कि भाई ये काम करना ही है। चोरों के भी एथिक्स हैं, राइट। जो जो चोर भी होगा उनके भी जो करप्शन वाले हैं उनके भी एक कहीं एथिक्स होते हैं कि वो आपस में भाई अपने घर में, चोर भाई के घर में चोरी नहीं करनी है, कम से कम वो इतने इतने एथिक्स तो वो भी रखते हैं। बाकी जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, चार पिलर्स हैं किसी भी एथिकल सिस्टम के, या और मेनली जो मेडिकल एथिक्स हैं उसके हैं ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, नॉन मेलेफिसेंस, किसी को नुकसान ना करना, बेनिफिसेंस, फायदा ही करना, डू गुड, और जस्टिस, न्याय करना, ठीक है। तो ऑटोनॉमी में, जो ऑटोनॉमी स्वायत्तता जिसकी हम बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आज की डेट में, वेस्ट में तो हमेशा से था लेकिन हमारे यहाँ भी, अब हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, एक एक विषय है जिस पर की बहुत काम हो रहा है। और लोग लोग अपनी स्वायत्तता को लेके, एक जमाना था जब कह दिया जाता था कि डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर भगवान का रूप है, जो डॉक्टर करेंगे वो ठीक करेंगे, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आज की डेट में ये हमारी ड्यूटी बनती है कि मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करें, उसको इन्फॉर्म्ड चॉइस दें। सबसे पहले तो है जैसे उसको अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में, उसको क्या करना है, कैसा इलाज करना है, किस सिस्टम से इलाज करना है, सर्जरी करानी है नहीं करानी है, उसको एक इन्फॉर्म्ड, जो एक अच्छे से पूरी सूचना देने के बाद हम उसको उसकी मदद करें कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले ले पाए उस। लेकिन उसके डिसीजन को हमें इन्फ्लुएंस भी नहीं करना है। उसके डिसीजन को हमने बाहर से इतनी इतनी जोर से किसी चीज को नहीं हमने इन्फ्लुएंस कर समझाना है उसको कि वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ही ना ले पाए। और उसके पास पूरा एक अधिकार होता है मरीज के पास कि वो अपने होना चाहिए उसके पास कि वो अपने जो भी उसने ट्रीटमेंट लेनी है वो रिफ्यूज कर सके। मुझे सर्जरी नहीं करानी है, मुझे कीमोथेरेपी करानी है नहीं करानी है, मुझे ये इलाज कराना है होम्योपैथिक के, अगर हमारे पास भी आया, अगर उसकी मर्जी है तो वो इलाज कराए, नहीं करानी है तो नहीं कराए। लेकिन हमें हमें उसको एक चॉइस देनी है। उसको किसी सर्जिकल कंडीशन के लिए आए और हमें उसको समझाना है कि आपके पास क्या चॉइस है, सर्जरी कराना या नहीं कराना। सर्जरी नहीं कराते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, सर्जरी कराते हैं तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। तो इस तरह से पूरे उसको एक वेल इन्फॉर्म्ड पूरी जानकारी देने के बाद उस मरीज के साथ ताकि वो अपने एक उस डिसीजन पर पहुंच पाए। उसी तरह से किसी मेडिकल सर्च में ज़बरदस्ती आप किसी से नहीं कर सकते हैं। मरीज को पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए कि वो आपके किसी मेडिकल स्टडी में, किसी एक्सपेरिमेंट में भाग ले या ना ले, ठीक है। तो दूसरा, और हमें पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसकी आसान भाषा में, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो उसकी सोचने समझने की शक्ति जितना उसका स्तर है उस स्तर पर उतर कर हमें उसको समझाना है, उसकी उसकी स्थानीय भाषा में समझाना है। और जो भी उसके कल्चरल सेंसिटिविटीज है उसको ध्यान में रखते हुए समझाना है। और यही ऑटोनॉमी, यही स्वायत्तता आगे जाके इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो एक मेडिकल ट्रीटमेंट का, मेडिकल साइंस का, मेडिकल एथिक्स का पिलर है, ये उसको आगे जाके डेवलप करता है।
और नॉन मेलेफिसेंस है कि हमें किसी का नुकसान नहीं करना है। हमारा कोई भी एक्शन बेसिक इज किसी का कोई नुकसान ना हो, डू नो हार्म। नॉन मेलेफिसेंस है ये कहता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उसके, जैसे इसमें लिखा है एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। ओमिशन और कमीशन है, ओमिशन मतलब कोई ऐसा काम जो हमें करना चाहिए था हम नहीं कर रहे, वो भी गलत है। और एक ऐसा काम कमीशन जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में कोई भी ऐसा काम जो हमें नहीं करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं, और जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे हैं। इससे नुकसान जिस भी पेशेंट का नहीं होना चाहिए। और नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल विल लीड टू कंप्लेंट्स ऑफ मेडिकल मैल प्रैक्टिस एंड मिसकंडक्ट। अगर हमारे किसी भी ऐसे एक्शन, कोई काम ना करने से मरीज का नुकसान हुआ और कोई काम करने से मरीज का नुकसान हुआ, तो हमारे पर जिसको कह सकते हैं मेडिकल मैल प्रैक्टिस और मिसकंडक्ट का केस चल सकता है। और ये कोर्ट जब भी कोई आजकल कंज्यूमर फोरम्स में या नेग्लिजेंस के केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कोर्ट में जाता है, तो इस चीज पर टेस्ट होता है नॉन मेलेफिसेंस। आपका किसी भी इस एक्शन से मरीज का एनीथिंग डन, जैसे लॉ में और मेडिकल एथिक्स में है एनीथिंग डन इन गुड फेथ, आप पे कोई एक्शन नहीं होता है। गुड फेथ की भी डेफिनेशन अलग है, कहाँ तक गुड फेथ में हम कर सकते हैं। हाँ, आपको कुछ जानकारी ही नहीं थी फिर भी आपने गुड फेथ में कुछ काम ऐसा कर दिया, वो भी एक्ट ऑफ आपका कमीशन हो गया। ठीक है, आप कोई काम कर सकते थे, टाइमली उसको मैनेज कर सकते थे, आपने गुड फेथ में, उन्हें आपकी तरफ से गुड फेथ था, लेकिन मरीज को उसका नुकसान हुआ है। ये भी देखना है, हमारा काम है कि बेसिक इज किसी मरीज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसका कोरोलरी है बेनिफिसेंस, हमेशा गुड, डू गुड, अच्छा करने की, अच्छा करें, पेशेंट का अच्छा ही सोचना है। गोल ऑफ एनी ट्रीटमेंट शुड बी टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द पेशेंट, मरीज का फायदा हमारा एकमात्र सूत्र होना चाहिए। ठीक है, जहां पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कैसा इलाज, ऐसी दवाई देनी है जिसके इफेक्ट्स भी हैं, साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो हमारा जो प्राइम मोटिव होना चाहिए, जो हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए कि जो अच्छा है मरीज का, द गुड शुड आउटवे द बैड। बेनिफिट्स जो हैं वो हार्म से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमारा वो एक्शन बेनिफिसेंस की श्रेणी में आता है। और लास्ट इज, चौथा पिलर है जस्टिस, न्याय करना है पेशेंट के साथ, उसको फेयरली, बिल्कुल सही मायने में एक बिना भेदभाव के उसका उसका इलाज करना है। ना किसी जेंडर से, ना किसी उसका मेल फीमेल थर्ड जेंडर, उसकी उम्र है, धर्म है, जाति है, उसकी क्लास है, उसकी नेशनैलिटी है, इसके बेस पर किसी भी मरीज के साथ हमें भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। उसको कोई भी हेल्थ केयर रिसोर्सेज डिनाई करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और वो इक्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए सब में। इसमें हमें फिर भी ये जरूर है कि जैसे अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, 20-50 लोग उसमें इंजर्ड होके हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उसमें हमें डिसाइड करना है कि किसको पहले ज़रूरत है, किसको बाद में ज़रूरत है। एक हमारे पास पेट दर्द का मरीज बैठा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई एमआई का पेशेंट आ गया, हार्ट अटैक हो रहा है उसको, तो हमारे रिसोर्सेज उसकी तरफ डायरेक्ट हो जाने चाहिए। तो वो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटी है, इक्वालिटी एंड इक्विटी दोनों हमें ध्यान में रखनी है। डिस्क्रिमिनेशन हमें वहां तक डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं कि हमने इसको पहले देख लेना कि इसकी इंजरी हमारे हमारे हिसाब से सीरियस थी। ठीक है, बाकी फिर ये जो हमारी नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है, उन्हें 2020 में ये नोटिफाई हुए, उसके बाद से हमारे बोर्ड्स बने, बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर होम्योपैथी। तो उन्होंने 13 दिसंबर 2022 में प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रैक्टिशनर्स ऑफ होम्योपैथिक रेगुलेशन 2022 जो है वो गजट नोटिफिकेशन हुआ है। तो प्रोफेशनल कंडक्ट हमारा आपस में कैसा रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है एटिकेट, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल है, उसका एटिकेट मतलब उसका बातचीत, उसका सामाजिक व्यवहार, आपस में व्यवहार, डॉक्टर का डॉक्टर के साथ व्यवहार, डॉक्टर का मरीज के साथ व्यवहार, और डॉक्टर का समाज के साथ व्यवहार। ये हमें मॉरल्स, इसमें हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं थी,
ये हमारे मॉरल्स में है, ये हमारे को नैतिक मूल्य दिए हैं, कैसे कैसे आपने बिहेव करना है अपने साथ में, अपने छोटे वाले के साथ, आपके अंडर केयर जो आपके पास आदमी है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं हमें कोडिफाई करने की जरूरत पड़ गई कि ये देखा होगा हमारे जो पुराने लोग थे, देखा हिटलर के समय में, देखा डॉक्टर्स ने क्या क्या नहीं काम किए। ठीक है, न्यूरमबर्ग कोड आया, तो उसके बाद उसमें हमें कोडिफाई उसको करना पड़ा कि ये आप, एक डॉक्टर जो है वो मरीज के साथ ऐसे बात करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, डॉक्टर डॉक्टर के साथ ऐसे बिहेव करेगा, डॉक्टर आपस में ऐसे बिहेव करेंगे एज ए क्लास, और डॉक्टर समाज में कैसे बिहेव करेगा। तो उसको हमने डिफाइन कर दिया कि कोड ऑफ, ये है कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रैक्टिशनर्स। ये एटिकेट्स आ गए, और इसी तरह से कोड ऑफ एथिक्स आ गया कि जो भी हमारे जो एक, देखिए हर आदमी में एक अच्छाई होती है, उसको पता है कैसे मैंने बिहेव करना है, लेकिन जब हम उसको लिख के बता देंगे, चार्ट बता देंगे, तो उसको उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, और उससे हटके जो बिहेव करेगा उसको सजा देना, वो आसान थोड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम एथिक्स को भी फॉलो नहीं करेंगे, एटिकेट्स को भी नहीं फॉलो करेंगे, तो कल को हर चीज़ में एक लॉ आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल उड़ीसा हाई कोर्ट में अब डॉक्टर, अब ये लिखने की क्या जरूरत थी कि प्रिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ साफ क्लियर शब्दों में लिखी होनी चाहिए, सबको पता था, सबको मालूम है, लेकिन नहीं हुआ। हम डॉक्टर्स ने एक ऐसा चुटकुला बना लिया कि डॉक्टर की बीवी, डॉक्टर अगर प्रेम पत्र भी अपनी पत्नी को लिख रहा है तो उसको केमिस्ट के पास जाके पढ़ाना पड़ रहा है कि जी वो, और तो दुनिया में कोई उस पत्र को पढ़ ही नहीं पाएगा केमिस्ट के सिवाय। इसका क्या हुआ, जब हमने ये चीजें बेसिक कोड, बेसिक एथिक्स भी नहीं फॉलो करे, तो क्या हुआ, बाहर से एक फोर्स आई, उन्होंने डायरेक्शन दे दी, उड़ीसा हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी कि एवरी डॉक्टर हैज टू राइट इन कैपिटल वर्ड्स। और वो एमसीआई को और हमारे सारी रेगुलेटरी बॉडीज को कोडिफाई करके नोटिफाई करना पड़ा। इसकी जरूरत थी क्या, हाँ, लिख के करने की नहीं, क्योंकि हमने अपने मॉरल्स को, अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए वो बाहर से फोर्सेस आती हैं। जब हम अपने कोड ऑफ एथिक्स से हटेंगे, तो बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स आएगी। कोर्ट की इंटरफेरेंस इसलिए इतनी आ रही है क्योंकि हम अपने एथिकल बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हर चीज में कोर्ट, इवन टू द एक्सटेंट कि हमारी हैंडराइटिंग तक में कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ रही है। अ, बाकी ये प्रोफेशन, अब हम इन बेसिस पे करेक्टर ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टर, मॉरल्स क्या होने चाहिए, और प्रैक्टिशनर ऑफ होम्योपैथिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल सर्टिफिकेट्स क्या कैसे हमने करने हैं, एडवर्टाइजिंग हमें अलाउड है नहीं अलाउड है, प्रोफेशनल सर्विसेज हमें कैसे देनी है। तो मतलब ये हर चीज़ को जो इस इन रेगुलेशंस में कोडिफाई कर दिया गया है। कैरेक्टर ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, रेंडर सर्विसेज टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है, हमारा ये काम है सबसे पहले कि हम जो भी अम, मानवता की सेवा करना हमारा बेसिकली काम है। एक बहुत बड़ा हमें एक बड़े बहुत बड़े पेडेस्टल पे रखा गया, ऊंचे पेडेस्टल पे रखा गया है कि हमारा जो हमें जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करते हुए, बिना किसी फाइनेंशियल रिवॉर्ड, बिना किसी धन संपदा की चाहत से हमें सेवा करनी है। ठीक है, और डिलीजेंट इन केयरिंग फॉर सिक, और जो बीमार हैं, जो भी रोगी हैं, उनकी सेवा में हमें कोई कमी नहीं रखनी है। हमारे नॉलेज, हमारे ज्ञान में, हमारी जो भी केयर केयर करने की हमारी कैपेसिटी है, उसमें हमें कोई कमी नहीं रखनी है, और हमें अपने ज्ञान को बढ़ाते भी जाना है, ज्ञान अर्जन करते जाना है, और उसका बेनिफिट हमें मरीज को देना है। और जो भी हम नया चीज़ सीखें, उसको, उसका बेनिफिट जो हमें मरीज को देना है। इसकी डायरेक्शन में हमारे जो काउंसिल्स हैं, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी हैं, वो एक बड़ी जल्दी एक प्रोविजन करने जा रही हैं कि ये देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक बार इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाई करने के बाद अपनी मेडिकल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन जारी नहीं रखते हैं। तो ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन की जब रिन्यूअल होगी, तो हमें कुछ पॉइंट्स जुड़ेंगे उसमें, जब तक हम साल में या 2 साल, अभी अभी तक 5 साल में 2 बार 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने की कंपल्शन शायद करने जा रहे हैं, वो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। ये भी वही, जब हम अपने आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हमें बाहर से कोई ना कोई लॉ, बाहर से कोई कानून आएगा, वो बोलेगा जी आपकी रजिस्ट्रेशन ही तब तक नहीं होगी जब तक आप इस तरह से काम नहीं करेंगे, अपने उसको नहीं बढ़ाएंगे। बाकी हमारे जो एक मॉडेस्ट होना चाहिए, डींगे नहीं मारने वाला डॉक्टर हो, सोबर हो, पेशेंट हो, शांत चित्त का हो,
और सबकी बात सुने, बिना अपने एंजाइटी, अपने घबराहट को दिखाए काम करें, और पायस हो, जिसके विचार जो है वो शुद्ध हों। हालांकि ये जो चीज़ें हमसे उम्मीद की जाती हैं, ये थोड़ी अ, हमें लगेगा कि हमसे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोफेशन को चुना है, हमारे हम पुलिस वालों की तरह नहीं, हमसे उम्मीद किया जा सकता कि हमें एक पुलिस वाले का तरह का जैसा बिहेवियर है वैसा एक डॉक्टर का भी होगा। तो ये क्वालिटीज एक डॉक्टर में देखी जानी चाहिए, होनी चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको आप अपने में रखें। और दैट ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ विद प्रॉपरिटी विदाउट एंजाइटी। ठीक है, तो गलत बिहेवियर ना करते हुए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड की अनड्यू चाहत ना रखते हुए हमें मरीज की सेवा करनी है, बिना उसको बिना विदाउट एनी एंजाइटी, बिना अपने जिसको कह सकते हैं कि अपनी घबराहट, अपनी लैक ऑफ नॉलेज को हमें पेशेंट पे ना थोपते हुए। स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ कैरेक्टर एंड मॉरल्स, तो वही अगेन कि हमारे कैरेक्टर और मॉरल जो है वो हाईएस्ट डिग्री के होने चाहिए, छोटे लेवल के नहीं होने चाहिए, वो आम आदमी के लिए चलेगा। और बी टेम्परेट इन ऑल द मैटर्स, किसी भी छोटी सी बात पे भी गुस्सा हो जाए, टेम्परेट होना चाहिए, हमारा टेम्पर का कंट्रोल होना चाहिए। और अपने प्रोफेशन की डिग्निटी और ऑनर को हमें बरकरार रखना है। और हमारे जो है वो सेवा भाव जो है वो पैसे के गेन से ज़्यादा हमें पैसे मतलब धनार्जन से ज़्यादा हमें जो है वो सेवा भाव हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक प्रैक्टिशनर की हैं, हमें मरीज का विश्वास जीतना है, ताकि वो हमारे साथ अपना, और होम्योपैथ के लिए क्योंकि आपने देखा कि एक एलोपैथिक डॉक्टर है, वो ठीक है जी, पेट आपको कोई कंप्लेंट ली, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन, उसका डायग्नोसिस पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी इन्वेस्टिगेशन, वो मरीज से बात किए बिना भी उसको दवाई लिख सकता है, खाली टेस्ट देख के, रिपोर्ट देख के। लेकिन एक होम्योपैथ जैसा हमारा प्रिस्क्रिप्शन का सिस्टम है, हमें हमें जो भी दवा लिखनी है पूरी हिस्ट्री लेके लिखनी है, पूरा उसके ऐसी मतलब उसके हर तरह से उसके पास से हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो हमारे पास हमें पेशेंट का कॉन्फिडेंस, विश्वास जो वो पहले हमें जीतना पड़ेगा। और एक हम मरीज के लिए नहीं, एक पूरी सोसाइटी के लिए हम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और हमें अपने नॉलेज को और स्किल को कंटिन्यूअसली अपना अपग्रेड करते रहना है, और उस नॉलेज और अपग्रेडेशन को हमें मरीज को भी पास ऑन करना है। बाकी जैसे अब नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकल। हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू प्रिस्क्रिप्शन को लेकर स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में एक है। तो ये लॉ पहले भी था, एथिक्स में, ये कोड ऑफ कंडक्ट में पहले हमेशा से था, लेकिन अब ये चीज़ें कुछ केसेस ऐसे हो गए, कोर्ट में भी मैटर्स गए हो, तो अब ये बिल्कुल इसको कोडिफाई कर दिया गया है कि हमें अपनी प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, लेकिन उनको अगर मरीज मांगेगा कि मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आप मुझे क्या दवा दे रहे हैं, तो उसको कानूनी तौर पर एज पर एथिक कोड ऑफ एथिक्स 72 घंटे के अंदर अंदर, नॉट लेटर देन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर हमें उसको प्रिस्क्रिप्शन देनी है, हैंड ओवर करनी है प्रिस्क्रिप्शन। और बाकी जो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है और ये मेडिकल रिकॉर्ड है, इसको भी हमें मेंटेन करना है 3 साल तक। अब वो नहीं आप कर सकते हैं कि आप और मेडिकल रिकॉर्ड आप चाहे हार्ड कॉपी हैंड रिटन रखें या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखें, उसको 3 साल तक आपको प्रिजर्व करना ही है एज पर लॉ। और अलग अलग केसेस में अलग अलग, जैसे मॉडर्न सिस्टम में तो ART जैसे क्लिनिक्स हैं उनको 10 साल तक, और कुछ रिकॉर्ड उनको 25 साल तक भी मेंटेन करना है। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर या बाकी डॉक्टर्स को भी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी स्पेशली 3 साल तक अपना मेडिकल रिकॉर्ड प्रिजर्व करना है। 3 साल के बाद आप उस रिकॉर्ड को वीड आउट कर सकते हैं। 3 साल तक अगर मान लीजिए आपका कोई मरीज कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस करता है और आप मेडिकल रिकॉर्ड नहीं दिखा सके अपना, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, और बाकी है कि शैल डिस्प्ले इज रजिस्ट्रेशन नंबर इन इस क्लिनिक, प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको अपने क्लिनिक में और अपने प्रिस्क्रिप्शन के पैड पर और जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आप देते हैं उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम
क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर तीनों लिखने हैं। और एक एक है, जैसे ये नेक्स्ट है, मे यूज डॉक्टर एज ए प्रीफिक्स टू नेम। अब आप बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है लिखने की, क्योंकि ऐसे केसेस हुए। अब एलोपैथिक वाले बोलते हैं कि आयुर्वेद वाले डॉक्टर कैसे लिख सकते हैं, होम्योपैथी वाले डॉक्टर कैसे लिख सकते हैं, हम ही डॉक्टर लिख सकते हैं। लेकिन इसलिए उसको कोडिफाई कर दिया कि जिनकी क्वालिफिकेशन शेड्यूल 2 सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है, वो अपने आगे नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठते रहे हैं टाइम से। ठीक है, बाकी हम अब मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में हम करेंगे कि मेडिकल रिकॉर्ड आज की डेट में जब कोर्ट में केसेस जा रहे हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड ही आपका एक डिफेंस है। आपको बचाने का एक जरिया मेडिकल रिकॉर्ड ही है कि आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया और कब किया। ठीक है, तो मेडिकल रिकॉर्ड का क्या मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं? एक हमारा ओपीडी रिकॉर्ड। ओपीडी रिकॉर्ड में आप हम तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लिए मैंडेटरी है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी अपना क्लिनिक करते हैं उनको जो भी चीज़ लिखनी है आज की डेट में वो सारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। आप क्या दवाई दे रहे हैं, कितने दिन के लिए दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं, किस डोज में दे रहे हैं, वो सब आपको लिखना है और उसको संभाल कर रखना है फॉर 3 इयर्स। आज जो आपके पास पेशेंट आ गया उसका रिकॉर्ड 3 साल तक आपके पास रहना चाहिए। उसके साथ ही अगर जो इंडोर चला रहे हैं डॉक्टर्स उनके लिए इन आईपीडी रिकॉर्ड में हिस्ट्री, कंसेंट फॉर्म, डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स, रेफरल, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, पेशेंट केस शीट शोइंग प्रोग्रेस नोट्स। अगर आप इंडोर में हैं तो आपको रोज सुबह, आज आपका पेशेंट का, आप मान लीजिए हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, अच्छी या खराब हो रहा है। खराब हो रहा है तब भी, ज्यादा हो रहा है, ठीक हो रहा है तब भी, हर चीज उसको रोज के रोज उसका प्रोग्रेस नोट्स होने चाहिए। ये नहीं कि आई रिपीट रिपीट रिपीट, नहीं। उसका एक क्लियर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सब कुछ लिखना है कि हम सुबह आए थे, इसका ब्लड प्रेशर इतना था, इसकी शुगर इतनी थी, दोपहर को देखा या शाम को देखा, राउंड किया तो इसका इतना हुआ, कम हो गया तो गुड, ज्यादा बढ़ रहा है तो आप, अगर आपको रेफरल भी करना है तब भी आपको उसमें एक उसके प्रोग्रेस नोट्स दिखने चाहिए। तीसरा पार्ट इज मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी हम इशू करते हैं, और मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स। कुछ जगह मेडिकल लीगल नेचुरली आपके पास मेडिको लीगल केसेस भी आ सकते हैं, इंडोर में भी, ओपीडी में भी। अगर आपके पास कोई चोट एक्सीडेंट का पेशेंट आ गया, आपको अटेंड तो उसको करना ही है, तो वो रिपोर्ट्स आपको अपना आपका रिकॉर्ड लिखना ही है। मान लीजिए आपके क्लिनिक के बाद लड़ाई हो गई, चाकू छुरी चल गई और उठा के कोई आपको क्लिनिक में ले आए, एज पर एथिक्स हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। हमें उसको फर्स्ट एड देनी ही है, हमें उसको जो भी हमारी वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारी जो हमारा टेक्निकल नॉलेज है उसके विद इन हमें उसको फर्स्ट एड या जो कुछ भी देने के बाद भेजना है। बट उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है कि मरीज आया था, उस पर उसको चाकू लगा था, मैंने ये किया और मैंने रेफर किया। ठीक है, सो दैट आपके पास जब वो पुलिस वाले भी केस का रिकॉर्ड बनाएंगे, जब उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आया था तो ये इंजरी थी, और रास्ते में आपके पास पहुंचा तो मरीज जिंदा था। आपके क्लिनिक से लेके बड़े सेंटर तक जाते जाते उसको क्या हुआ, उसकी इंजरीज कितनी थी, दे हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड। राइट, डाइंग डिक्लेरेशन रूटीन में तो नहीं ओपीडी में आता, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है, कभी आप किसी पेशेंट को देखने गए हैं, उसने आपके पास आपका रूटीन का पेशेंट है, उसको हाउस विजिट करने गए हैं वो, एंड ही वांट्स कुछ कुछ नोट उसको कराना है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, जो भी आप पुलिस की इन्फॉर्मेशन देंगी वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। अब मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन में हमें है कि गुड मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। किस लिए? फॉर डिलीवरी ऑफ गुड क्वालिटी मेडिकल केयर। अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो आप अपनी नेक्स्ट ट्रीटमेंट डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, नेक्स्ट कोर्स ऑफ आपने उस पेशेंट को रखना है, रेफर करना है, हायर सेंटर भेजना है, ठीक करना है, वो आप जब तक अपनी आप डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। गुड रिकॉर्ड मीन्स इट शुड बी, 4 C's हैं, इट शुड बी करेक्ट। ठीक है जी, उसमें आपको फाल्सिफिकेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड इज अ बिग क्राइम। आप बीपी कुछ देख रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं, ये चीज बहुत कॉमन है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी करेक्ट, इट हैज टू बी क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। जो आप देख रहे हैं, आंखों देखा हाल आपने लिखना है, जो आप मरीज का देख रहे हैं वो आपने लिखना है, एंड इट शुड बी क्रोनोलॉजिकल। हौच पौच नहीं है कि बाद का काम पहले लिखा, पहले का काम बाद में लिखा। इट हैज टू बी क्रोनोलॉजिकल। जैसे मरीज आया, आपने जो जो देखते गए, जो जो करते गए, जो लिखते गए, उसको हर चीज को आपने डॉक्यूमेंट करना है। एंड गुड रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज बेस्ट डिफेंस। जो भी हमारे नेग्लिजेंस और मेडिकल मैल प्रैक्टिस के केसेस होंगे, उसका ये एक बेस्ट हमारा डिफेंस होता है कोर्ट में।
और ये मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं बोलूँगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट अब मैं ये बहुत सारे मैटर्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट में भी, जो कोर्ट में केसेस जाते हैं, डिपार्टमेंट में भी जाते हैं। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को छुट्टी लिख दी है, दैट कैन ऑलवेज बी चैलेंज कि ये सर्टिफिकेट सीधा है, झूठा है, सच्चा है। और ये कोड्स इतने इस मामले में, मेडिकल सर्टिफिकेशन के मामले में एक्चुअली बहुत अब टफ हैं। यू कैन आपका एक लाइसेंस भी जा सकता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी, अगर आपका प्रूव होता है कि आपने गलत सर्टिफिकेट दिया तो वो भी जा सकता है। तो सर्टिफिकेट जो है वो अच्छी भाषा में और डॉक्टर के लेटर हेड पे लिखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी लिखाई में लिखा होना चाहिए। और एब्रीविएशंस नहीं लिखना है, आपने LBA नहीं लिखना है, आप पूरा लिखिए। आपको URTI नहीं लिखना है, RTI नहीं लिखना है, ठीक है। BA लिख, ब्रोंकियल आस्थमा के लिए आपको BA नहीं लिखना है, पूरा फुल फॉर्म में आपने पूरी एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी है। और बीमारी के लिए ही मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए, एक तो जिस दिन आपने उस पेशेंट को देखा, मरीज को देखा, उस दिन की उस डेट को लिखना है। और वो मरीज को कितनी इनकेपेसिटी, कितना वो काम नहीं कर, मान लीजिए आप कहेंगे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट है, तो उसकी इनकेपेसिटी को आपको लिखना पड़ेगा कि आपने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट उस पेशेंट को लेटने के लिए क्यों लिखा है, उसको छुट्टी ऑफिस से क्यों लिखा है। तो उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है कि उसकी इनकेपेसिटी की डिग्री कितनी है, ठीक है। और ये भी लिखना है कि आपको लगता है कि वो कितने दिन में तकरीबन ठीक होने वाला है, कि आपको एक टेंटेटिव सा एक मीन कब तक वो काम पर अपने वापस जा सकता है, ये उस मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखना है। और जिस दिन वो इशू किया, आपने साइन किया, वो डेट लिखनी है। और अपना नाम, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हमें लिखना है। और प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ नेचर ऑफ इलनेस भी हमें ज़रूर लिखनी है। और पेशेंट के साइन भी कराने हैं। एक आपके पास काउंटर फॉइल रहेगा, जिसको आपने अगेन 3 साल तक अपने पास संभाल के रखना है। तो आगे मैं इसी में हम आपको दिखाएंगे, इसमें जो एक फॉर्मेट है जो मेडिकल सर्टिफिकेट का नेशनल कमीशन ने इशू किया है, उसी फॉर्मेट पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएं। अगर पहले नहीं बनाए तो उसको बनाएं। और उसमें एक काउंटर फॉइल जो है, पेशेंट के साइंड काउंटर फॉइल आपके पास होनी चाहिए। और हमेशा से हमेशा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोस्पेक्टिव होना, आगे की डेट में होना चाहिए। ये नहीं, बैकडेटेड मेडिकल सर्टिफिकेट्स इज अ बिग क्राइम। आपने आप आज 31 तारीख है, आपने मरीज को आज मरीज आपके पास आया कि जी डॉक्टर साहब मुझे पिछले 5 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट है ना, आप बोलेंगे ठीक है जी बना देते हैं। लेकिन वो 5 दिन में पीछे कहाँ मर्डर किसी का कराया, बिकॉज हम अगर किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो हम उसका एलिबाई दे रहे हैं कि ये आदमी बीमार था और ये हमने इसको इस जिस दिन देखा उस दिन हमने देखा, और उसके बाद हमने ये इसकी इनकेपेसिटी थी कि ये बेड पे था, ये बाहर जा नहीं सकता था। हालांकि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वे डॉक्टर ही जिम्मेवार हो गया अगर वो बाहर जाके मर्डर किसी का कराता है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी कोशिश ये करनी है कि ऐसा ना हो पाए। अच्छा, दूसरा इशू आजकल बर्निंग था, जो जो हमें अगेन कोडिफाई करना पड़ा। ये क्यों कोडिफाई करना पड़ा, क्योंकि वही अति किसी भी चीज की हो जाती है तो उसको कोडिफाई करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट्स कौन सी क्या चीजें अलाउड हैं और क्या चीजें नहीं अलाउड है, पहले हम नहीं जो हमें अलाउड है वो हम बात कर लेते हैं। अखबार में बोर्ड पर लगा के, और एक हैंडबिल बांटना जिसको बोल सकते हैं कि पैम्फलेट बांट के, हमें एडवर्टाइजमेंट अपनी अपने क्लिनिक की नहीं करनी है। अपना नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ले चैनल, मेडिकल चैनल को छोड़ के दूसरे चैनल्स में अपने फायदे के लिए आप टॉक देने जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। मैं किसी भी टॉपिक पे किसी टीवी चैनल पर बात कर सकता हूँ, लेकिन उसमें लास्ट में मुझे ये नहीं बोलना है कि मैं डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज हूँ और मेरा क्लिनिक का टाइम ये है और मेरा क्लिनिक यहाँ है। जैसे आपने ये बोला, वो दैट बिकम एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट बन जाएगी। और आपका एक अनएथिकल एक मिसकंडक्ट आपका हो जाएगा। और वही उसी तरह से बाकी प्राइस लिस्ट, पब्लिसिटी मटेरियल्स और थैंक्स के नोट्स, पेशेंट के लिए थैंक यू लिखे हैं वो अखबार में छाप रहे हैं जी कि हमने डॉक्टर आशुतोष से इलाज कराया, हम ये ठीक हो गए, हम ये ठीक हो गए। वो आपके मेडिकल जर्नल में वो आप दे सकते हो, अपनी कॉन्फ्रेंस में किसी में प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन ले चैनल जिसको बोलते हैं, ले न्यूज़पेपर, जो आम आम अखबार मिलती है, आम गृहशोभा में आप देने लग जाएंगे, तो उसमें वो कोई मतलब नहीं है एक मतलब उस तरह के थैंक्स नोट, वो आपका एक एडवर्टाइजमेंट ट्रीट होगी। और हमारे जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं स्पेशली, ये तो आई मीन एक न्यूसेंस बन गया है आज की डेट में। ऑब्जेक्शनेबल क्लेम्स, हम इतने बड़े बड़े क्लेम्स स्पेशली होम्योपैथ्स कर रहे हैं,
उन दवाइयों को लेके नाम ले लेकर कि ये दवा खाएं आपका शुगर ये हो जाएगा, ये दवाई खाइए आपका कोलेस्ट्रॉल 4 दिन में कम हो रहा है, और वो दवाई जो आपको शायद लगता ही नहीं है कि वो इंडिकेटेड भी होगी कि नहीं होगी। और उन लोगों के लाख 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 2-2 लाख व्यूअर हैं और दवाइयाँ ऑनलाइन बिक रही हैं। आप समझा के थक जाओ कि नहीं ये दवा नहीं है, ये इस काम की दवाई नहीं है, ऐसा नहीं होता होम्योपैथी। लेकिन वो इज द पावर ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा है कि आप अपने क्लिनिक में अपना समय नहीं बर्बाद कर सकते उसको बताने और समझाने के लिए। उसके साथ हमें कुछ चीज़ें अलाउड भी हैं। आपने अपना क्लिनिक खोलना है, उसका मीडिया में आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। चेंज ऑफ एड्रेस है, आप एक जगह प्रैक्टिस कर रहे थे, आप दूसरी जगह अपना क्लिनिक खोल रहे हैं, नया क्लिनिक खोल रहे हैं, उसका आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। ठीक है। और आप बीच में आप प्रैक्टिस बंद करके चले गए थे, आपने प्रैक्टिस दोबारा शुरू करनी है, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। और जो आजकल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आप अपना डेटा डाल सकते हैं। ठीक है। और एक कोई डायरेक्टरी बन गई डॉक्टर्स की, सारे होम्योपैथ्स की आपके जिला में, आपके स्टेट में, आपके राज्य में, प्रदेश में, देश में एक डायरेक्टरी बनने, उसमें हम अपना नाम फोटोग्राफ डाल सकते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है। आप लेक्चर्स देते हैं कहीं, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, टीवी पर देते हैं, विदाउट सजेस्टिंग अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। आप एलर्जी ब्रोंकाइटिस के लिए बोलिए, लेकिन उसमें आपने दवाइयाँ नहीं बतानी कि ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जैसे आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स के प्लेटफॉर्म हैं, जैसे प्रैक्टो है, आप वो उन पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट मतलब अपना वो दे सकते हैं। जस्ट डायल है, प्रैक्टो है, और जितनी भी इस तरह के ई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो आपको अलाउड है। ठीक है। बाकी हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज क्या है? हमें पहले बताना है पेशेंट को, पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ आप कितनी फीस लेंगे। आपके क्लिनिक में आपको अपनी फीस आपने बाहर बैनर में लगा के फीस दिखा दी, वो इज अनएथिकल। लेकिन आपको अपने क्लिनिक में फीस डिस्प्ले करना मैंडेटरी है कि ये मेरी ये फीस है, कंसल्टेशन फीस। वो मरीज को अपने आपके इलाज पर कराने से पहले पता होना चाहिए। ये ना हो कि मरीज आपसे इलाज कराए और उसको फीस का बाद में पता चले कि ये तो डॉक्टर साहब ने देखने के बाद मुझसे इतनी फीस ले ली। और हमारी फीस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने 500 रुपीज़ कंसल्टेशन देखी है, तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन पर उसको कम भी कर सकते हैं। और पॉवर्टी हमेशा एक ग्राउंड है जिसमें कि आप फीस को कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। और ये इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है नो के और नो पेमेंट का, वो भी एक अनएथिकल कॉन्ट्रैक्ट है। उस तरह की किसी चीज़ को आपने नहीं करना है। अ, और हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, अब ये मैंने कहा था कि हमारे एथिक्स में रिलेशंस आएंगे डॉक्टर पेशेंट के, डॉक्टर डॉक्टर के, और डॉक्टर सोसाइटी के। तो हमारे जो ड्यूटीज हैं डॉक्टर्स की पेशेंट के लिए, सो ऑब्लिगेशन टू द सिक। इमरजेंसी और अर्जेंसी के केस में हमें कोई इंजर्ड है, सिक है, तो हमारा हाईएस्ट मिशन एज जैसा कि मरीज का जान बचाना और मरीज का सेवा करना है, तो हमें हमें हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। हमारी स्कोप और लिमिटेशन के, हमारे जो एक्सपर्टीज है, जो हमारे ज्ञान है, जितने हमें आता है उसके उसके लिमिट के अंदर अंदर हमें मरीज को मना नहीं करना है। और मरीज को हमें नेग्लेक्ट भी नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए आपके पास पेशेंट कोई आ गया, सड़क के किनारे आपका क्लिनिक है, और एक्सीडेंट बाहर हो जाता है, तो आपके पास लेके आता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ये मेरा मेरा नहीं है, हम होम्योपैथी है, हमें स्टिच नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जो भी फर्स्ट एड आपकी नॉलेज के, आपके एक्सपर्टीज के लिमिटेशन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं, आपने उसको करना है। और आपने उसको रेफरल या हायर सेंटर में भेजना है, एंड मेक श्योर कि वो एक अच्छी कंडीशन में जाए। वहां तक आपकी ऑब्लिगेशन रहती है। देखिए, मान लीजिए वही हम कह रहे थे कि मॉरल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी। ठीक है। एक सड़क के किनारे एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी है जो डॉक्टर नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं है, क्या उसको हेल्प करना चाहिए? उसकी ड्यूटी बनती है एक्सीडेंट के केस में। यस, उसकी कौन सी ड्यूटी बनती है? उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है। ठीक है। वो मॉरल ड्यूटी है दैट ही इज मॉरली ड्यूटी बाउंड टू हेल्प हिम। ये भी लोग, देखिए वही मैं बोल रहा था कि अगर हम अपनी मॉरल एथिकल ड्यूटीज को नहीं फॉलो करते हैं तो लीगल ड्यूटीज आ जाती हैं।
ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट को गुड स्मार्टिन गाइडलाइंस इशू करनी पड़ेगी, क्योंकि सड़क के किनारे लोग छोड़ के चले जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने हेल्प नहीं करनी है। अपनी मॉरल ड्यूटी, अगर हमें मॉरल ड्यूटी के लिए भी लॉ का डंडा चाहिए, तो फिर आप सोचिए कि हम समाज कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो एक आम आदमी जो डॉक्टर नहीं है, रोड साइड एक्सीडेंट में उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है। लेकिन एक डॉक्टर है हु इज नॉट ऑन ड्यूटी, आप जा रहे थे, वहां रोड का एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी ड्यूटी बनती है, यस, आपकी एथिकल ड्यूटी बनती है। ठीक है, आप डॉक्टर हैं और आप ऑन ड्यूटी हैं, तो आपकी कौन सी ड्यूटी बनती है? लीगल ड्यूटी बनती है। सो हर एक चीज में, हर समाज में, हर आदमी की कोई ना कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है। तो हमारी ये मॉरल, एथिकल और फिर लीगल ड्यूटी भी है। डॉक्टर इस तीनों तरफ से, डॉक्टर के पास तो तीनों तरफ है। लीगल ड्यूटी बनेगी अगर इट इज ऑन ड्यूटी, अदरवाइज मॉरल और एथिकल ड्यूटी एक डॉक्टर की हर जगह, हर मरीज को, हर एक्सीडेंट के केस को अटेंड करने की बनती है। और एक्ट्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या होते हैं डॉक्टर के? आपने देखा होगा बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं जिसमें कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस प्रूव होती है। तो एनी एक्ट नॉट डन इन गुड फेथ, अच्छी नियत से ना किया गया कोई भी काम, वो नेग्लिजेंस है। और एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए नेग्लिजेंस क्या है? जो ऐसी दवा यूज करना जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल से ना बना हुआ। तो आप इसमें समझ जाए कि क्या दवा हम देते हैं तो वो होम्योपैथिक प्रिंसिपल से नहीं बनी है, तो वो एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस आएगा कोर्ट में। कोड ऑफ एथिक्स हैज अ फोर्स ऑफ लॉ। जब हमारे पास नेग्लिजेंस का, मान लीजिए हमारे पास किसी ने कोर्ट केस कर दिया, तो ये सारी चीजें आएंगी। ये कोर्ट जो है वो हमारे इसको भी पढ़ता है। चाहे आप पे किसी ने भारतीय न्याय संहिता के अंडर केस किया होगा, लेकिन वकील, आपने देखा होगा कि ताजरात हिंद फला 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 फला, तो ये कोड ऑफ एथिक्स को भी कोर्ट साथ में जोड़ते हैं कि आपको बोला गया था कि आपने होम्योपैथिक प्रिंसिपल से बनी दवा ही यूज करनी है, आपने नहीं किया, आप नेग्लिजेंट हैं। ठीक है, नॉट यूजिंग इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स व्हेन रिक्वायर्ड। ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट। अभी मैं इसके लिए मैं कोर्ट केस अभी ढूंढ ही रहा था। मैंने कोविड के टाइम में होम्योपैथिक, ये पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। होम्योपैथिक डॉक्टर टोल्ड टू पे ₹3.5 लाख फॉर रॉन्ग ट्रीटमेंट एंड ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन डेथ। ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। और इस केस में क्या हुआ, ये कोविड के बाद का केस है। इसमें क्या हुआ, ठीक है, एक होम्योपैथ है, पुराने होम्योपैथ्स हैं, या हमारा पुराने होम्योपैथ्स नहीं, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, पर होम्योपैथिक जनरली होता है कि हमारे को, हमें इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। हमने तो सिम्टम नेचुरल, ठीक है, हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बेस्ड है सिम्टम्स पर, हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये केस में क्या हुआ, कोविड का केस था, और वो डॉक्टर साहब ने उस मरीज को दवाई देते रहे, दुनिया भर के मरीज, एलोपैथिक हजारों मरीज मर गए। एक हमारा ये मरीज बेचारा, इसकी डेथ हो गई। कोर्ट ने ये देखा कि इस डॉक्टर ने तो एक्सरे भी नहीं कराया। ये सिंपल, ये जजमेंट को हम पढ़ेंगे तो इसमें यही है, द ओनली थिंग दैट वेंट अगेंस्ट दैट डॉक्टर वाज कि उसने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कराई। उसने एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक्सरे नहीं कराया। वेदर इट वाज रिक्वायर्ड फॉर हिज प्रिस्क्रिप्शन और नॉट, वो अलग बात है। लेकिन ये एक मैंडेटरी चीज थी जो हमें करानी चाहिए थी, जो उसने नहीं कराई। नॉट यूजिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक इन रिक्वायर्ड। और एक दूसरी तरफ का क्वेश्चन होता है, आप किसी से बात करने वाले, होम्योपैथी वाले अल्ट्रासाउंड क्यों करा रहे हैं जी? होम्योपैथी वाले एक्सरे क्यों करा रहे हैं जी? अभी पीछे हम नेशनल कमीशन में किसी मीटिंग में हम गए थे, तो वहाँ डॉक्टर अनिल खुराना, उन दिनों में एक केस था, सीजीएचएस में एक डॉक्टर था, उसने अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर दिया। एंड ही, उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई डिपार्टमेंट की, आपने अल्ट्रासाउंड कैसे लिखा, आप तो अलाउड ही नहीं है, आपको अलाउड नहीं है। इसलिए जब ये रेगुलेशंस बना रहे थे, तो उसमें हमने एक रेगुलेशन डाली है कि दैट होम्योपैथिक डॉक्टर इज authorized to use any investigative technique, modern investigative technique, to reach his diagnosis। यहां तक प्रश्न उठ जाता है, होम्योपैथ नहीं करते हैं तो कोर्ट घसीटता है, और करते हैं तो सिस्टम घसीटता है। ठीक है, तो ये हर चीज को हमने कोडिफाई किया। नॉट अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्टेड, ये भी नेग्लिजेंस है। अब ये इसके लिए, इसके में एक बहुत बड़ा कोर्ट के पास, इंग्लैंड के कोर्ट से केस है, बोलम टेस्ट बोलते हैं हम इसको। मिनिमम, अब एक डॉक्टर है, एक स्पेशलिस्ट है,
एक सुपर स्पेशलिस्ट है, एक सिंपल डॉक्टर है, दोनों की नॉलेज में, दोनों के स्टैंडर्ड ऑफ केयर में फर्क होगा। लेकिन उस मामले में कोर्ट जो है वो सिंपैथेटिक है। अगर मान लीजिए हमारा कोई केस खराब है, कुछ नेग्लिजेंस का केस आता है, तो वो दे विल बी जज्ड बाय दैट स्टैंडर्ड की कॉमन मिनिमम, उसमें जो लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है कॉमन, ये नहीं कि बेस्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड की बात नहीं करते हैं कोर्ट, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो हमसे एक्सपेक्टेड है वो हमने किया या नहीं किया। बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हाँ हमें सुपर स्पेशलिस्ट केयर, तो सुपर स्पेशलिस्ट ही करेगा, लेकिन एक ऑर्डिनरी एक जनरल फिजिशियन जो है उससे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक्सपेक्टेड है, तो वो हमें करना है। और ड्यूटीज टू द पेशेंट है, एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ होम्योपैथी, इसमें ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। पब्लिक हेल्थ भी हमारा मेंटेन करना हमारा काम है। शैल फॉलो ऑल द लॉज एंड, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के जितने लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, चाहे वो बायोमेडिकल वेस्ट को लेके है, चाहे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हैं, चाहे एमटीपी एक्ट है, पॉस्को एक्ट है, जितने भी एक्ट्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं। और जैसे लोकल लॉज इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसीज के टाइम में आते हैं, कोविड के टाइम में आए लोकल बॉडीज के लॉ, वो हमें सारे लॉ, हमें स्टैट्यूट जो भी और कानून हैं जो वो हमें सब फॉलो करने हैं। और हमारा पेशेंट की तरफ जो हमारा बिहेवियर है वो काइंड सिंपैथेटिक रहना चाहिए। अच्छे से हम उससे बात करें और उसकी बात सुने, उसको अपनी बात समझाएं। और बाकी जहाँ तक प्रोग्नोसिस ऑफ द केस को रिवील करने के बारे में है कि वो एक अतिरेक में ना जाए, ना उसको इस तरह से कंफर्टेबल कर दें कि उसको सही बात का पता ही ना चले, तो उसकी बीमारी कितनी सीरियस है, उसको उसके बचने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं है, उस ठीक होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं है। और ना ही दूसरी तरफ जाएं कि उसको इतना डरा दें कि वो अतिरेक में नहीं जाना है। ठीक है, प्रोग्नोसिस ऑफ केस में अतिरेक में ना जाए। और एथिक्स ऑफ प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियली और मेडिकल रिकॉर्ड्स हमें देखना है, हमारे को मरीज की निजता का ध्यान रखना है। वो जो हमारे साथ अपनी बात करता है, कॉन्फिडेंस में लेके हमें अपनी पूरी डिटेल बताता है, वो हमें नहीं बतानी है। बहुत सारी ये भी कोडिफाई करना पड़ा, देखिए बाद में HIV एक्ट के अंडर, कि आप किसी को नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया होगा, तो वो उसको भी कोडिफाई फोर्स ऑफ लॉ देनी पड़ी, कोर्ट में केसेस चले हैं। कोर्ट में केसेस बकायदा HIV एक्ट के डॉक्टर्स के अगेंस्ट चले, जिन्होंने उसको रिवील कर दिया, उसके कि इसको HIV पॉजिटिव है, उसके चाहे इवन टू द वाइफ। HIV एक्ट ये बोलता है कि इवन टू द पार्टनर भी आपने नहीं बताना है, जब तक कि आपको ये अंदेशा ना हो जाए कि ये प्रीमस्क्यूस बिहेवियर से बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का कानून में, HIV एक्ट में इस एक्सटेंट तक वो है, डॉक्टर इज नॉट टू रिवील, कुछ सिचुएशंस दी गई अनलेस रिक्वायर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, और वो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स का भी ऐसे है, वी कैन नॉट शेयर, वी शुड नॉट शेयर, हमें ना करना चाहिए, ना हमें कर सकते हैं अनलेस रिक्वायर्ड बाय कोर्ट। और ये आ गया कि डॉक्टर और डॉक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, अपहोल्ड द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द प्रोफेशन, मेंबरशिप। इसमें डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द प्रोफेशन में है, डिग्निटी राइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हमारे बिहेवियर से लेके हमारे उठने बैठने, कपड़ा पहनने, हर चीज में जाती है। ठीक है, जैसे अब आप एक मंदिर में जाएं, और वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो बरमूडा पहना है, आधी बाज कटी बाजू की टी शर्ट पहनी है, कान में कुछ लटका है, कैप पहनी है, पिछली साइड पे है, बॉडी पे टैटू बने हुए हैं, तो क्या हमें वो भावना आएगी मंदिर में जाके पुजारी की? हालांकि कोई कोडिफाई नहीं है कि ये करना है, लेकिन वो एक उसी तरह से हम एक डॉक्टर का एक एक्सपेक्टेड है कि ये इस तरह से ड्रेस होना चाहिए। ठीक है, वो डिग्निफाइड तरीके से उसका बातचीत होनी चाहिए, डिग्निफाइड तरीके से उसकी शक्ल सूरत सब होनी चाहिए। ठीक है, बड़ी दाढ़ी हो, मुंह से पान की पीक गिर रही हो, फटे हुए कपड़े पहने हो, तो डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द प्रोफेशन हमें अपहोल्ड करना है। और मेंबरशिप ऑफ द मेडिकल सोसाइटी, ये हमें लेनी चाहिए। एक तो फ्रेटर्निटी हमारा, जैसे संविधान में भी है कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, आपस में तालमेल, दोस्ती, एक ग्रुप बना के रहें, उससे भला भी होता है, उससे उससे आपस का भला भी होता है, और विज्ञान और समाज का आगे निर्माण भी होता है। और एक एक्सपोजिंग अनएथिकल कंडक्ट, हमारा ही आपस में कोई भाई बंधु कोई ऐसे अनएथिकल काम कर रहा है,
तो ये भी हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम उसको रिपोर्ट करें। हालांकि कॉमन नहीं है, लेकिन करना चाहिए। एसोसिएटिंग विद अनरजिस्टर्ड पर्सन इंडल्जिंग इन मैल प्रैक्टिस, और ये भी एक मिसकंडक्ट आता है कि कोई ऐसे अनरजिस्टर्ड पर ऐसा किस जो काम धंधा, किसी बाबा जी के साथ बैठ के हम अपना काम करने लग जाएं, किसी 2 नंबर के आदमी के साथ जो क्वालिफाइड नहीं है, इलीगल अबॉर्शंस करता है, उसके साथ हम अपना काम करना शुरू कर जाएं, कोई भी मेल प्रैक्टिस करना लग जाए, तब भी वो हमारे लिए मिसकंडक्ट आता है। और एक अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, हम छुट्टी जा रहे हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अपने क्लिनिक से। पेशेंट जनरली तो हम प्लान करके जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी केयर के लिए हमें किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूट करके जाना है कि मेरी एब्सेंस में ये आप इनको दिखा लें। और उसमें दोनों तरफ की ड्यूटी बनती है कि जो डॉक्टर छुट्टी जा रहा है, जिसको अप्रोच, मान लीजिए कोई मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मेरी एब्सेंस में पेशेंट देंगे, तो आई शुड, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं एक्सेप्ट करूं जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो उसके बेस पे। और लेकिन जो सब्स्टिट्यूट भी अपॉइंट करना है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी फार्मासिस्ट को बोल जाएं कि ये मेरी एब्सेंस में आपको ये दवा दे देगा, इस तरह से नहीं करना है, वो भी अनएथिकल हो जाएगा। और एक एक हमारे एक कर्टसी होनी चाहिए आपस में, कि हमारा कोई भाई बंधु जिससे हमें कंसल्टेशन लेनी है, तो उसको हम कोशिश करें कि बिना फीस के उसको करें। हालांकि ये कोई आई मीन इस पे आपको कोई कोर्ट केस नहीं कर सकता है आपके ऊपर कि इसने, मैं डॉक्टर था, इसने, डॉक्टर ने मुझसे फीस ले ली। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने भाई बंधु से फीस ना लें। और इस तरह से इमरजेंसी विजिट, आपको रात को बेरात को कोई बुलाता है तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी बनती है कि आप जाएं और उनको अटेंड करें और अकॉर्डिंगली उनको इलाज करें, रेफर करें, जो भी करना है आप वो उसको अटेंड करें। और ऑब्स्टेट्रिक केसेस में भी ऐसा ही है कि जहां आपको अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक कन्फाइनमेंट में, तो आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है, अनलेस आप उसका कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं करें। ड्यूटीज ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ होम्योपैथी इन कंसल्टेशन, कंसल्टेशन में बी एनकरेज्ड। आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करना, पेशेंट रेफर करना, ये हमारा एक कमी है हमारे सिस्टम में। लेकिन इसको दूर करने, इसको भी, दैट इज टू बी एनकरेज, ये करनी चाहिए हमें आपस में। और पेशेंट अगर दूसरे को किसी को रेफर करना है तो एक प्रॉपर नोट बना के उसको रेफर करें। और जो जिसको रेफर किया गया उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो उसको प्रॉपर नोट से अपनी जो भी उन्होंने अपनी सलाह देनी है उसको वापस लिखें। टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने करी हुई है, उसको फॉलो करने के बाद ही टेलीमेडिसिन पे आपको करना चाहिए, क्योंकि ये भी अब मेडिकल नेग्लिजेंस और मैल प्रैक्टिस और लीगल दायरे में आ रहा है। सिंपल आप, आई मीन बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं, वो करनी चाहिए, आपको फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट कंसल्ट क्या होता है, सेकंड कंसल्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें, सब गाइडलाइंस आजकल अवेलेबल हैं। खाली फ़ोन पे देख के दवा लिख देना, वो तब तक ही ठीक है जब तक मरीज़ ठीक हो रहा है। जब मरीज़ ख़राब हो जाए, वो आपको कोर्ट में ले जा सकता है कि मरीज़ ने, डॉक्टर ने मुझे देखे बिना मेरी दवाई दी, मैंने तो पूछा था, इन्होंने मुझे कहा नहीं कि मुझे देखना है या क्या करना है। लेकिन इसलिए टेली कंसल्टेशन की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए वो करें। ट्रीटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन, ये कंसल्टेशन वाला ये भी पार्ट है कि आपने किसी को प्रेफर किया है और जो कंसल्टेंट है उसने पेशेंट वापस ही नहीं किया, तो ये हमारी एथिकल ड्यूटी बनती है कि हमारे पास कोई रेफर कंसल्टेशन के लिए आता है तो वी शुड नॉट कंटिन्यू विद दैट पेशेंट, वी शुड रेफर इट बैक टू द, जिसने भी हमारे को वापस कंसल्ट करने के लिए भेजा था उसके पास हम वापस उसको भेज दें। और हमारी ड्यूटीज पब्लिक के लिए क्या है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स की एज ए सिटीजन हमारी क्या ड्यूटीज बनती हैं, वो जो भी एक समझ लीजिए कि समाज के जो भी कानून हैं, जो हेल्थ के लेके कानून हैं और मानवता के लिए हमारी जो ड्यूटीज बनती हैं वो हमें करना चाहिए। उसमें तो कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और पब्लिक हेल्थ को लेके एपिडेमिक्स में, कम्युनिकेबल डिजीजेज में जो भी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ टाइम टू टाइम डायरेक्शन देती हैं वो हमें बिना ये सोचे कि हमें इंडिविजुअली कोई चिट्ठी नहीं आई है तो हम नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेशनल प्रोग्राम चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम,
तो उसमें हमें आगे आकर के वो गाइडलाइंस जो भी हैं वो फॉलो हो सकता है, सिस्टम आप तक ना पहुंचता हो, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है जब हमें पता है कि कोई कानून या जो भी ड्राइव सरकार चला रही है तो उसका आगे आकर आप पार्ट बने। और डिस्पेंसिंग के बारे में है कि जो जो भी दवा बने एज पर नीड अकॉर्डिंगली और होम्योपैथिक के प्रिंसिपल के हिसाब से मोस्ट हाइजीनिक तरीके में हम अपनी दवाइयाँ जो हैं वो डिस्पेंस करें। एक ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में रूल 67G आता है कि जो केमिस्ट हैं वो ओपन मेडिसिन नहीं बेच सकते हैं। ये कानून पहले से है, बहुत पहले से है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो सील्ड पैक में ही बांटेंगे, दवा देंगे, ठीक है। ओनली except dispensing of medicine in globules, water or milk sugar as per prescription of a homeopathic medical practitioner। प्रिस्क्रिप्शन को हम ऑनर करेंगे तो वो देंगे, अदरवाइज वो सील्ड पैक में देंगे। होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं क्लिनिक में वो ये काम कर सकते हैं। और मिसकंडक्ट क्या होंगे हमारे, कदाचार जिसको हम बोल सकते हैं। ये सारी जो रेगुलेशंस हमने पढ़ी इनको नहीं अगर हम फॉलो करते हैं तो वो कदाचार होगा। और एक मॉरल, हमारे नैतिक, कोई हमारा केस रेप का केस है, ठीक है, वो कोई चोरी का केस है, इस तरह का कोर्ट ऑफ लॉ में मॉरल टर्पिट्यूड का कोई केस हो गया, कन्विक्शन हो गई हमारी, तो वो मिसकंडक्ट में आता है। एडल्ट्री, जी, मिसबिहेवियर, इम्प्रॉपर एसोसिएशन विद द पेशेंट, मरीज के साथ कोई अनैतिक संबंध आपने बना लिए, वो मिसकंडक्ट आता है। और गलत और इम्प्रॉपर झूठे सर्टिफिकेट देना, ये मिसकंडक्ट में आता है, कदाचार में आता है। और कोई भी डीएनसी एक्ट में, हम देखिए डीएनसी एक्ट में है कि हम ओपन क्लिनिक शॉप अपने क्लिनिक में, केमिस्ट शॉप नहीं चला सकते हैं, या हम एक केमिस्ट शॉप में डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है सेम सेम प्रेमिसेस में। तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। तो वो भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है, जबकि ये रिपोर्ट हो जाए, वो मोटो काउंसिल देखे या कोई आपकी कंप्लेंट कर दे तो। और वही केमिस्ट शॉप पे या जहाँ पे आप काम नहीं करते हैं, आप चौक पे जाके अपना साइन बोर्ड लगाते हैं। हॉस्पिटल का साइन बोर्ड हो सकता है लेकिन डॉक्टर का साइन बोर्ड नहीं होता, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ, और आप अगर आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी मरीज की आप किसी को देते हैं, वो भी एक मिसकंडक्ट आता है। और एक अनक्वालिफाइड और नॉन मेडिकल आदमी को अगर हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जी ये आदमी फार्मासिस्ट है, ये आदमी को ये काम आता है, या किसी को भी हम ये दे दें कि ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट कि ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट करने के लिए क्वालिफाइड है, तो वो भी मिसकंडक्ट आता है। और अगर हम के दलाल को रखते हैं पेशेंट पकड़ के लाने के लिए, वो भी मिसकंडक्ट आता है, कदाचार की श्रेणी में आता है। और एक ऐसी, अब आज आज की डेट में बहुत कॉमन है कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट होम्योपैथ हो गए, किडनी स्पेशलिस्ट होम्योपैथ्स हो गए, स्किन स्पेशलिस्ट होम्योपैथ्स हो गए, विदाउट दोज क्वालिफिकेशन जो कि नेशनल कमीशन ने नहीं अप्रूव करी हैं, छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज। आशुतोष जी, जी सर। उसमें केवल 1 मिनट बचा है। ओ अच्छा, राइट सर। ठीक है। और बाकी हम किसी को रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स के बेस पर हम किसी से अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो भी मिसकंडक्ट आता है। और शराब पीकर हम अपना मरीज देखना शुरू करें, वो भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। और होम्योपैथी को छोड़कर दूसरे सिस्टम्स की प्रैक्टिस करें, वो भी कदाचार आता है। लेकिन अनलेस वो ऑथोराइज्ड बाई कुछ नेशनल प्रोग्राम्स में, राज्य सरकारें कुछ कोर्स करा के, शॉर्ट कोर्सेज कराकर, या टीबी कंट्रोल वगैरह की दवाइयाँ जैसे अब सिखाते हैं, वो भी। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो सकती हैं। प्रिस्क्रिप्शन को लेके और डिस्पेंसिंग को लेके जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं CCRH के द्वारा, और मेडिकल रिकॉर्ड को लेके उसको फॉलो करना, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करना, और क्लिनिकल असेसमेंट के बाद और डायग्नोसिस के बाद ही दवा लिखना, ठीक है। और कंप्लेंट्स के लिए स्टेट काउंसिल्स के अपने अपने रूल्स हैं। सेंट्रल काउंसिल ने कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सजा का प्रावधान इसमें नहीं कर रखा है, खाली यही है कि जो आदमी डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर क्लेम करता है उसको 6 महीने की सज़ा, 5 लाख का फाइन। बाकी जो डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने पनिशमेंट्स हैं, जिसमें कि कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस से लेके कुछ भी अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग अपना करके रखा है।
ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट्स हैं 10 तरह के जो हम ऑथराइज्ड हैं देने के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो NCH की साइट पे अवेलेबल है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में, आप नहीं दे सकते हैं, सब दे सकते हैं। ये वाले सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं हमारे 10 सर्टिफिकेट्स हैं जो हम डॉक्टर्स जो हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स सर्टिफाइड। हाँ, हम लोग का अगला और सेशन ये रेज फिटनेस करना। सर्टिफिकेट है जो, और मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो हमें करना है। राइट। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, आपने और बहुत अच्छा जानकारी दिया है। आप पीपीटी को हटा लीजिए अब। राइट सर। तो आशुतोष भारद्वाज जी का मैं जो जानता हूँ, इन्होंने काफी अच्छा है, और हिमाचल प्रदेश में इनका प्रैक्टिस भी करते हैं, और आज के डेट में ये रजिस्ट्रार है हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक बोर्ड के। और मैं इनके नज़दीक में काफी साथ में रहा। इनके सुलझे हुए विचार हमारे साथ में सेंट्रल काउंसिल में काफी तालमेल था, और सेंट्रल काउंसिल में इनके साथ काम करने का हमको भी मौका मिला था, और हम लोगों ने इनको हमेशा सराहा है। और निश्चित रूप से आज के समय के लिए ये उभरते हुए और हम लोग के बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में है। इसके साथ में हम लोग का सेशन समाप्त हो रहा है। रश्मि जी, नाउ यू कैन क्लोज द सेशन एंड हैंड इट। और इसको मैं आशुतोष जी को धन्यवाद देता हूँ। फिर आइए आशुतोष जी, मैं फिर आपको याद करूँगा। और रश्मि जी, you can close the session now and hand over the session to Dr. Dhanesh. Okay, thank you so much, Dr. Ashutosh sir, for such a wonderful session. बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें कोड एंड एथिक्स रिगार्डिंग अ प्रैक्टिशनर के रूप में. Thank you so much, everybody. And now I'm handing over to Dr. Dhanesh sir. Sir, over to you.